तो कैसे हैं साथियों आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो है मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने में, जो बिहार डीएलएड के साथ साथ हर तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ख़ास करके बिहार डीएलएड जो बीपीएससी है, टीआरई 4 एईडीओ वाला बीपीएससी, उसके लिए भी ये मतलब काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप सभी देखिएगा ध्यान से, और आप लोग कमेंट में अपना आंसर भी बता सकते हैं जो स्पीड में अगर बना। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला प्रश्न है आज का, किसी भी दो अभाज्य संख्या, ठीक है, उसका क्या निकालना है हमको, एचसीएफ बताना है कितना होगा। किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, किसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक और खुद से भाग लगता है, मतलब जिसका केवल दो गुणनखंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। और अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा ना, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है, ठीक है। और तो अगर आपको बोल देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, दो है, ठीक है। अगर यही बोल देता आपको कि दो लगातार दो क्रमागत अभाज्य संख्या का एलसीएम बोल देता, ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि उन दोनों का गुणनफल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एलसीएम बोलता आपको तो क्या करते, दोनों का क्या निकाल लेते, गुणनफल निकाल लेते, लेकिन दो लगातार अभाज्य संख्या बोलता तब, ठीक। अगर एचसीएफ बोला है तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा, दो लगातार अभाज्य संख्या का एक होगा, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो होता है। चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, कि यदि 8 गुना 9 गुना 8 गुना 9 गुना 25 का मौसो क्या होगा। अच्छा, सवाल गलत लिखा हुआ है, मतलब इसका मौसो बताना है, इसका मौसो क्या होगा, एचसीएफ ही आपको बताना है, ठीक है। तो एचसीएफ में आप देख लीजिए कि कौन सा जो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो कॉमन क्या आएगा सब में, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या आएगा, इसका 8 का कीजिएगा आप लोग तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 5 का 5, 25 का 5 गुना 5 होगा। तो कोई भी कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या उसमें है, एक है उसमें, ठीक है। तो जब भी अगर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बनाते हैं ना, तो एचसीएफ के लिए ध्यान रखते हैं कि जो तीनों में रहना चाहिए। अगर 3 अंक दिया गया है तो तीनों में, जैसे 8 का अगर है तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का क्या हो जाएगा आपका, 3 गुना 3, ठीक है। उसके बाद जो 25 है उसका क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 गुना 5, ठीक। अब इसमें देखिए तीनों में कोई कॉमन है, 8 वाला में सिर्फ 2 2 ही है, 9 वाला में 3 3 ही है, और उसके बाद 25 जो है उसमें भी क्या है, सिर्फ 5 5 ही है। क्या कॉमन है तीनों में, कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं है तो क्या उसमें है, एक है, समझे। एक सब में छुपा हुआ है, एक से गुना करने पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ कौन होता है कि जो सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में रहे और उसका पावर सबसे कम वाला को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, और छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं इसको। तो तीसरा नंबर प्रश्न है जो, वो क्या कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा, यदि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद, ठीक है, के मूल है, मूल मतलब शून्यक है, ठीक है, तो उनका योग क्या होगा। आपको योग बताना है, मतलब शून्यकों का योग क्या होगा या मूलों का योग क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बाई ए। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, डी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है, यदि किसी बहुपद के मूल, यदि किसी बहुपद के मूल ज्ञात करें तो वे होंगे। अच्छा, मतलब एक बहुपद ही दिया हुआ नहीं है, एक बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग। वो बहुपद क्या है, ये एक बहुपद है मेरा, ये क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है। जो वहाँ टाइपिंग एरर है, टाइपिंग नहीं हो पाया है, ठीक है। ये एक बहुपद है और बोला है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बीच वाला पद है उसको दो खंडों में बांटते हैं, और उन खंडों को क्या करते हैं कि गुना करने पर यही 5 आ जाए, और गुना करने पर जो है ना 6x स्क्वायर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 3x और प्लस में क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 है, तो इसमें देखिए प्लस वाला आ रहा है ना, ठीक है। तो सीधा शॉर्टकट में हम लोग मार सकते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, माइनस।
दोनों क्या आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ अगर दोनों प्लस में आए ना तो क्या होगा, दोनों आंसर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस में रहता तो उस हिसाब से देख लेते, अगर माइनस रहता तो प्लस वाला होता, प्लस है तो माइनस वाला होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें था मतलब जो ये जो द्विघात बहुपद है वो दिया गया नहीं था, तो द्विघात बहुपद ये था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी गलती से समीकरण नहीं लिखा गया है, तो इसमें जो है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण दो ठो है, एक तो दो चर वाला एक ये है समीकरण है और एक ये समीकरण है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो समीकरण का हल जो होगा ना वो हल कैसा होगा। ठीक है, असंगत होगा, संगत होगा, ठीक है, संगत और अनंत हल होगा। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में अगर हमको बताना है कि कौन सा किसका हल संगत है असंगत है, तो कैसे पता करते हैं हम लोग, किसका एक हल है किसका अनेक हल है, किस तरह से पता करते हैं, तो a1/a2 और b1/b2 का मान निकालते हैं पहले। तो a1/a2 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, a1/a2 का a1 ये है, ये आपका a1, ठीक है, ये b1 और ये क्या है c1, ये है a2 b2 और ये क्या है c2 है। ठीक है, तो ठीक है a1/a2 और b1/b2, तो a1/a2 का मान कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2/3 होगा, और b1/b2 का मान कितना हो जाएगा आपका 1/1 -1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर आया, क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं आपको, देख लीजिए a1/a2 का मान निकालते हैं तो कितना आया 2/3 आया। ठीक है, और उसके बाद b1/b2 का मान निकालते हैं तो इसका कितना आ जाएगा -1/1। क्या ये दोनों मान बराबर है, जब ये दोनों मान ही बराबर नहीं है तो c1/c2 हम लोग नहीं निकालेंगे। तो जब ये दोनों मान ही बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब ये दोनों मान ही बराबर नहीं हो ना तब हम कह सकते हैं संगत है और केवल एक हल है इसका। ठीक है, ये जो समीकरण युग्म दिया गया था एक संगत समीकरण युग्म का उदाहरण था और इसका केवल एक हल निकलता, केवल अद्वितीय हल निकलता, केवल एक हल निकलता। और इसका जो अगर ग्राफ खींचते हम ना तो ग्राफ कैसा होता, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाला ग्राफ होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में है क्या है इसका, तो साथियों आप सभी देखिए 7 नंबर प्रश्न का जो है मतलब जो रैखिक समीकरण होना चाहिए वो रैखिक समीकरण मतलब गलती से मतलब ये लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये समीकरण आपको हम बगल में दे दिए हैं। ये जो समीकरण है देखिए ध्यान से आप लोग, ये सवाल था। ठीक है, बोला था कि एक समीकरण ये 5x + 2y = 10 और दूसरा समीकरण हमारा 10x + 4y = 20। बताना है इसके बारे में कि इसका जो है कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकल करके, तो देखिए आप a1/a2 का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो आपको पता है ना पहला वाला में 1 1 1 होता है, ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका क्या है c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है और ये आपका क्या है c2 है। इसको लिख करके बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए a1/a2 का मान कितना होगा 5/10, कितना आ जाएगा मान 1/2 हो जाएगा। ठीक है, b1/b2 का मान देखिए, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है 4, तो कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर c1/c2 का मान, उसका भी देखिए मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब तीनों बराबर हो जाए ना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों मान अगर बराबर हो जाए तो इस समीकरण युग्म का जो है ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, और इसका जब हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो रेखा कैसा होगा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा आएगा। ठीक है, तो रेखाएं संपाती होगा और इसका अपरिमित रूप से कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, जो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है सेम वही दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से ही आपको दिया है प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देखिए आप समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, एक समीकरण है 3x - y + 1 और दूसरा समीकरण है आपका 5x + 2y = 0। इसका हल कैसा होगा, सेम ही सवाल है, तीनों सवाल सेम ही आ गया है। इसका हल जो है किस तरह का होगा, तो आपको पता है कि पहला समीकरण में जो होता है वो क्या होता है a1x होता है, दूसरा में क्या होता है b1y, फिर क्या होता है c, उसके बाद बराबर में क्या होता है 0, फिर क्या होता है आपका दूसरा समीकरण में a2x, फिर b2y, फिर क्या होता है +c = 0। तो अब देखिए पहला समीकरण में जो होगा वो क्या होगा a1x b1y और c1 होगा। ठीक है, दूसरा समीकरण में जो होगा वो क्या होगा a2x + b2y + c2। ठीक है,
तो समीकरण के बारे में अगर जब भी बोला जाए, दो समीकरण दे दे और उसके बारे में बोले कि इसका हल जो होगा कैसा होगा, एक हल होगा या एक से अधिक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा, तो हमेशा हम लोग ना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल करके देखते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में जो पहला समीकरण है a1 का मान कितना है 3, ठीक है, और a2 का मान कितना है 5, तो कितना आ गया हमारा a1/a2 का मान 3 बटे कितना आ गया 3/5 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद b1/b2 ना, तो b1 कितना है पहला समीकरण में 1, पहला समीकरण में होगा b1 का मान है -1, और उसके बाद b2 का मान कितना है, b2 का मान है आपका 2, 1/2। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 का मान और b1/b2 का मान, ये दोनों मान ही नहीं मिला, बराबर है क्या, नहीं है। ये दोनों मान ही जब बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जब a1/a2 और b1/b2, मतलब जब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों मान बराबर ना हो, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 का मान अगर बराबर नहीं होगा तो इस समीकरण का जो केवल एक हल होगा, कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और इस समीकरण का, इन दोनों समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, संख्या मतलब रेखा पर अगर दिखाएंगे ग्राफ बना करके, तो इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को इस तरह से क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न क्या है कि यदि d बराबर 0 हो, d को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ठीक है, यदि d बराबर क्या है 0 है तो समीकरण का मूल कैसा होगा, मतलब ये द्विघात समीकरण से लिया गया है सवाल। ठीक है, द्विघात समीकरण में अगर d का मान 0 हो, d को बोलते हैं विवेचक, हिंदी में क्या बोलते हैं, विवेचक का मान क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो मूल के बारे में क्या कह सकते हैं आप, मूल कैसा होगा। ठीक है, असमान होगा क्या, असमान मतलब अलग अलग मूल आएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए अगर d का मान बराबर 0 हो जाए ना तो दोनों मूल क्या होगा, समान होगा। अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, ठीक है, तब उस कंडीशन पर मूल संभव नहीं होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, असंभव, मूल निकलेगा नहीं। मतलब d का मान समझ लीजिए अगर माइनस में आ गया ना तो मूल निकलना संभव नहीं है, मूल क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर d का मान 0 से ज़्यादा आ जाए, मतलब प्लस में अगर आ जाए, तब मूल निकलेगा, लेकिन वो मूल जो होगा दोनों मूल अलग अलग होगा। मूल संभव होगा लेकिन दोनों मूल कैसा होगा, अलग अलग होगा। याद रखिएगा आप लोग, द्विघात समीकरण में अगर d का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल समान होगा, बराबर होगा। अगर d का मान माइनस में आ जाए तो मूल निकलेगा ही नहीं, असंभव होगा। अगर d का मान प्लस में आए, मतलब 0 से ज़्यादा आए, तो दोनों मूल क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि d बराबर क्या है, 0 है, d बराबर क्या है, 0 है, तो मूल क्या होगा, दोनों मूल बराबर होगा, मतलब दोनों मूल समान होगा और वास्तविक होगा। भाई वास्तविक और समान, वास्तविक का मतलब ये होता है कि हाँ मूल निकल सकता है, निकलेगा। ठीक है, और अवास्तविक का मतलब होता है कि असंभव, मूल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। जो 10वां प्रश्न है हमारा, 10 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग, पढ़िए। ठीक है, एक सिक्का है, 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का, सब देखे हैं आप लोग। उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रायिकता वाला चैप्टर से है। ठीक है, तो एक सिक्का है, उसको अगर हम लोग उछालते हैं तो उस समय उसको मतलब क्या क्या आने का संभावना रहता है, क्या क्या आ सकता है। सिक्का को जब उछालेंगे हम लोग तो हेड भी आ सकता है और क्या, टेल भी आ सकता है। मतलब टोटल आने की संभावना कितना है, 2 मान आ सकता है, एक तो हेड आ सकता है और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है वो कि हेड आया ऊपर में, एक सिक्का जो हम टॉस किए ना, उछाले और क्या आ गया, हेड आया। तो एक सिक्का को अगर हम एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल दोनों में से कोई भी एक ही बार आएगा ना, क्या आएगा, एक ही बार आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका प्रायिकता, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, चलिए आप लोग जानते हैं कि प्रायिकता में क्या होता है कि असंभव घटना, जो घटना नहीं घटता है उसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और प्रायिकता का मान जो है ना कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, ना ही 0 से कम होता है। मतलब प्रायिकता का मान जो होता है 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक। ठीक है, ना 0 से कम ना 1 से ज़्यादा। ठीक है, माइनस में तो होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न में। जो 11 प्रश्न है हमारा, 11वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। एक पासे को फेंकने पर, एक पासा में कितना अंक अंकित रहता है, एक पासा में जो है आपका 1 2 3 4 5 और 6 अंकित रहता है। क्या, एक पासा में 1 डॉट का मतलब 1, 2 डॉट का मतलब 2, क्या ऐसे 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 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 किया हुआ रहता है ना, 6 डॉट, मतलब 6 तक अंक अंकित रहता है एक पासा में। ठीक है, तो उस पासा को फेंकने पर, उस पासा को हम लोग ऐसे खेलते हैं ना लूडो,
पासा को फेंकते हैं तो बोल रहा है क्या, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। आपको एग्जाम में बोल सकता है विषम संख्या आने की प्रायिकता, आपको एग्जाम में बोल सकता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आपको एग्जाम में बोल सकता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा को हम लोग फेंकते हैं तो सम संख्या क्या क्या आ सकता है 1 से 6 के बीच में, 1 से 6 के बीच में सम संख्या क्या क्या होगा, एक तो 2 होगा, एक हमारा 4 होगा और एक क्या होगा 6 होगा। मतलब टोटल सम संख्या कैटो है। एक पासा को फेंकेंगे अगर हम तो टोटल सम संख्या आने की संभावना कितनी मतलब संभावना लगा सकते हैं हम लोग कि 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो 3 टोटल संभावना है, आने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कि पासा में कुल परिणाम क्या क्या है, मतलब 1 से लेकर के 6 तक टोटल कितना हुआ, तो गिनती कीजिए अब 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संभव परिणाम कितना था 6 था, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा आप लोग तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। तो एक पासा को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा हमारा 1/2। जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगर आपको ऐसा होता, बोल देता कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आप बताइए कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या क्या बोला जा रहा है, तो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन है आपको देखिए तो कैटो भाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 में भाज्य संख्या कैटो है। तो भाज्य संख्या कौन किसको कहते हैं, भाज्य संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कि एक और खुद के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लग जाता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन है, 4 और 6 है, 4 और 6 मतलब कितना 4 और 6, एक ठो 4 एक ठो 6, ठीक है। तो 2/6 कितना आ जाएगा इसका कट करके 1/3 आ जाता, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देगा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कभी पूछ देगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कभी पूछ देगा आपको प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। अगर प्राकृतिक पूछता तो प्राकृतिक में तो सब आ जाएगा ना, 1 से लेकर के 6 तक सब तो प्राकृतिक संख्या ही है। कभी पूछ देगा आपको पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता, तो पासा को जो हम लोग फेंकते हैं पूर्ण संख्या आ सकता है क्या, नहीं आता है ना। पूर्ण मतलब जीरो आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो जो घटना नहीं घटता है उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन 12 कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त है, सर्कल है, ठीक है। वृत्त की कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, उस वृत्त की त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करेगा। कितना बिंदु पर टच करेगा, केवल एक बिंदु को टच करेगा। कितना बिंदु को टच करेगा, स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि स्पर्श रेखा जो है ना एक वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करेगा। कितना बिंदु पर टच करेगा, केवल एक बिंदु पर टच करेगा। देखिए यहाँ टच किया है ना, एक पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर टच किया है तो केवल एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है और जो वृत्त का त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है, उन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, उन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन में है 90 डिग्री, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 90 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वृत्त के कितने बिंदुओं को टच करता है, तो केवल एक बिंदु को टच करता है, ठीक है। और एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। कोई वृत्त है उसका एक बिंदु पर, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13वां प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या है 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर का प्रश्न है कि एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक आदमी अकेले अगर कोई काम करता है तो कितने दिन लग जाता है उसको, 12 दिन लगता है, ठीक है। तो वही काम 4 आदमी कै दिन में करेगा, कै आदमी 4 आदमी कै दिन में करेगा। आप एक बात बताइए, एक खेत का धान काटना है, अगर एक आदमी अकेले अगर काटता है ना तो उसको कितना दिन लग जाता है, एक आदमी अकेले काटता है तो उसको 12 दिन लग जाता है। कितना दिन लगता है, 12 दिन लग जाता है, ठीक है। अब वही काम को ना एक आदमी ना करके कितना आदमी काम करेगा, 4 आदमी काम करेगा। तो बताइए कि उसको कितना दिन लगेगा, बताइए आप लोग बनाइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए 13वां नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में जो था ना कि ये जो ना सवाल में ही थोड़ा गलती था, यहाँ पे 6 आदमी किसी काम को, यहाँ पे 6 होगा, कितना होगा कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है तो 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो 6 आदमी कितना दिन में करता है, 6 आदमी कोई काम 12 दिन में करता है, ठीक है। तो अब बताइए 6 आदमी मिलके अगर किसी कोई खेत है उसका धान काटता है तो कै दिन लग जाता है उसको, 12 दिन लग जाता है। तो एक आदमी उसी खेत का धान को काटेगा, कम दिन उसको लगेगा ना ज़्यादा दिन लगेगा, आप सोचिए। 6 लोग अगर मिल के काम करता है तो उसको लग जाता है 12 दिन, ठीक।
ठीक। 6 लोग मिलके अगर काटता है तो लग जाता है कितना दिन, 12 दिन लग जाता है। तो एक आदमी अगर काटेगा तो उसको तो और ज़्यादा दिन लगेगा ना, क्या होगा, और ज़्यादा दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जल्दीबाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक आदमी कम दिन में काटेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बोला है हमको कि 4 आदमी कै दिन में करेगा, तो 4 आदमी कै दिन में करेगा, तो 4 से भाग कर दीजिए। जब एक आदमी को ज़्यादा लगता है, एक आदमी ज़्यादा दिन में काटेगा, अब एक आदमी के बदला क्या करते जाओ, 4 आदमी चले जाओ, तो 4 आदमी मिलके अगर करेगा तो उसको क्या होगा, कम दिन लग जाएगा ना। तो 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 6 तिया कितना आ जाएगा हमारा, 18 दिन। ठीक, तो यहाँ पे आदमी सिर्फ लिखा हुआ था तो 6 आदमी मानिए आप लोग। ठीक है, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 4 आदमी कै दिन में करेगा भाई, 18 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, तो 14 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न कि 4,000 रुपया है, कितना रुपया है, 4,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, CI निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको। तो CI बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा ना। CI बराबर फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू 1 + R/100 पर पावर क्या हो जाएगा, पावर n-1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बड़ी ब्रैकेट से ऐसे करके क्या कर देंगे, घेर देंगे। यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आप मान बैठाइए। ठीक है, तो कितना हज़ार रुपया है, 4,000 रुपया है। कितना हज़ार रुपया है, 4,000 रुपया है। तो 4,000 ठीक गुना 1 + R का मान कितना है देखिए आप लोग, 10। तो 10/100 होगा ना, R की जगह 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/100। अगर उसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/10 हो जाएगा। और इस पर पावर कितना है, तो इस पर पावर जो है 2 है। समय n मतलब हो गया आपका वर्ष, ठीक है, साल। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, तो 2 साल हो गया। ठीक है, अब इसको फिर देखिए नीचे आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं। आगे क्या है, तो 4,000 आगे कितना है, 4,000 आगे है 4,000 गुना यहाँ पर था क्या, 1 + 1/10 था, तो कितना हो जाएगा हमारा, 11/10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, -1 हो जाएगा ये। ठीक, फिर इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। इसको सॉल्व अगर करेंगे, हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में करेंगे तो वो सिर्फ हम मेरे लिए होगा, आप लोग सीख नहीं पाइएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक, और 10 का स्क्वायर 100, तो 121/100 फिर -1 है, एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 21 बटे सिर्फ कितना आ जाएगा, 21/100 आ जाएगा। ठीक है, 21 कितना आ जाएगा, 100, 21 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस 21/100 को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, 21/100 को देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया। अब बताइए 21 का कितना होता है, 21 × 63, 21 × 84, 84 हो गया। ठीक है, 0, 840 रुपये, कितना रुपया, 840 रुपया ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है हमारा 840 रुपया, 840 रुपया जो है ऑप्शन सी में है। ठीक है, ठीक है साथियों, फॉर्मूला को याद रखिएगा तो बन जाएगा सवाल आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। ये सेम ही सवाल है आपका। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। अगर पीछे वाला फॉर्मूला लगा के CI बराबर P × 1 + R/100, ठीक है, पावर उस पर n कर देंगे -1, ये फॉर्मूला लगा के 15 नंबर सवाल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर सवाल को हम लोग लेते हैं। 16 नंबर सवाल देखिए क्या है। 16, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, कोई बेलन है, ठीक है, आप बेलन के बारे में जानते हैं ना, बेलन इस तरह से होता है, इस तरह से होता है बेलन। ठीक, कोई बेलन है, ठीक, इस बेलन की त्रिज्या दुगनी कर देते हैं और ऊंचाई वही रहता है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। मतलब पहले एक बेलन था, अब क्या कर दिए, एक बेलन हम और बना दिए, एक बेलन क्या कर दिए और एक बेलन बनाए, लेकिन वो बेलन थोड़ा सा मोटा होगा। क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। क्यों मोटा होगा भाई, क्योंकि उसका त्रिज्या को हम क्या कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए। त्रिज्या को क्या कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए। ठीक है, मतलब इसका त्रिज्या अगर r है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा 2r, और ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई ये h जो है वो सेम ही रहेगा, इसका भी h जो है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो बोलता है कि आयतन जो है कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका आयतन निकालते हैं तो क्या होता है, πr²h, πr² होता है, और उसका आयतन देखिए क्या हो जाएगा, πr²h, इसका भी होता है πr²h, तो πr²h πr², r कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, πr²h, शॉर्ट मन में निकाल रहे हैं हम, πr², r का मान उसका क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r²h। तो देखिए इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरा, तो क्या गुना बढ़ गया, तो 4 गुना क्या होगा
बढ़ जाएगा। जो नया बेलन होगा उसका आयतन जो पुराने वाला बेलन था उससे क्या होगा, 4 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वां नंबर सवाल में। जो 17 नंबर क्वेश्चन है उस पर जाते हैं। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या वो ऊंचाई समान है, शंकु है एक क्या है हमारा, शंकु है, और एक क्या है हमारे पास, बेलन है। एक क्या है हमारे पास, बेलन है। ठीक है, एक शंकु और एक क्या है, बेलन है। क्या बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या वो ऊंचाई समान है, मतलब इसका त्रिज्या r और इसका r दोनों क्या है, समान है। और बोल रहा है कि ऊंचाई भी समान है भाई, ऊंचाई ये वाला ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई भी क्या है, समान है। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आप बताइए, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच मतलब 1/3, ये तो सीधा सीधा। और उसका क्या होता है भाई, उसका होता है सिर्फ पाई r स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। तो ये 3 आपका देखिए यहाँ बराबर है, ये 3 जो है आपका उधर जाएगा तो 3 पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच से पाई r स्क्वायर एच कट गया तो क्या आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 3:1। क्यों? क्योंकि शंकु वाला जो है ना पहले था। ठीक है, याद रखिएगा 3:1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो 18 नंबर प्रश्न है, तो 18वां प्रश्न को देखिए क्या है 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर L दिया हुआ है। एक घनाभ है आपका इस तरह से, देखिए बनाते हैं हम। एक घनाभ है, एक घनाभ है, घनाभ की जो लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, एक घनाभ है, जो घनाभ की लंबाई दिया हुआ है हमको, लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। चौड़ाई 8 दिया हुआ है और ऊंचाई 6 दिया हुआ है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, 2 × LB, LB मतलब शॉर्टकट में हम कर रहे हैं 80, BH 48, उसके बाद LH 60। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 140, 188, तो 2 × 188 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 × 16, ठीक, 8 × 16 1 17, 2 और 1 3, 376। कितना हो जाएगा, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न में बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्या प्रश्न है हमारा, ठीक, 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है 19 नंबर। इतना का क्या निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो गिनती कीजिए, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, तो वर्गमूल में 2 अंक आ जाएगा। कितना अंक आ जाएगा, 2 अंक आ जाएगा। यहाँ तो 1 अंक है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, 9 का वर्गमूल ये भी जानिए आप 3 होता है, ये तो 9 9 होगा नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 20वां प्रश्न है, इसको देखिए क्या है। ये जो है ना, देखिए एक दिया हुआ है 0.818181, मतलब 818181 करके रेकरिंग में है, मतलब बार बार क्या, ये आसान क्या है, आवर्ती है कि अनावर्ती है, तो आसान आवर्ती वाला है। और आसान आवर्ती जो भी होता है ना वो क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, तो ये आसान आवर्ती है, मतलब कौन आ रहा है, 0.81, बार बार यही आ रहा है ना 81, मतलब समझ लीजिए कि 81 पर क्या है, रेकरिंग है। अब इसको हटाने का आसान सा ट्रिक है, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ है, 81 है। वो पॉइंट रेकरिंग वगैरह सब भूल जाएंगे, तो कितना है, 81 है। और बटा में दे देंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9, 81/9। अब इसको काटेंगे तो 9 9 81, इसको काटेंगे तो 11 9 99, तो 9/11 जिस ऑप्शन में है साथियों वही हमारा आंसर होगा। 9/11 किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप लोग, ए में, बी में, सी में, डी में, इसमें है नहीं, इसमें है, देखिए ये 9/11 हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगला 21 नंबर प्रश्न में। जो 21 नंबर प्रश्न है हमारा, देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न क्या है। 21 नंबर प्रश्न एक दिया हुआ है हमको, द्विघात समीकरण है। ये बहुपद नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बराबर में 0 है तो ये समीकरण हो जाता है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, इसका 2 शून्यक है, मूल है अल्फ़ा और क्या है, बीटा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, तो एक द्विघात हमको क्या दिया है, समीकरण दिया हुआ है, इसका 2 मूल है, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, और बोल रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो। तो एक फार्मूला होता है इसका, क्या फार्मूला होता है भाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फार्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में कहेगा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं, -b/, क्या होता है, a होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है,
अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो इस सवाल में देख लीजिए आप, माइनस बी का मान क्या है आप सभी देख सकते हैं। बी का मान क्या है, पी है, ठीक। बी का मान क्या है, पी है। और ये वाला माइनस जो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी बाई ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, तो यहाँ पे एक है तो क्या हो जाएगा भाई, पी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद माइनस 2c बाई ए, सी का मान क्या है, सी का मान है क्यू और ए का मान क्या है 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, पी स्क्वायर माइनस 2q, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन 22 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन 22 कि मान दिया गया 6, 8, 10, 12, 14 की माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो देखो माध्यिका निकालने के लिए जो भी मान दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में लिख दो या फिर घटते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ ही है, 6 है, 8 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक। उसके बाद 12 है और क्या है 14 है, ठीक है। तो उसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका होता है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख दो। तो हमारा तो यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, ये 10 है, ये कितना है 10 है, ठीक। उसके बाद गिनती कीजिए, कै ठो है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो है, ठीक है। 5 ठो है तो 2 को इधर से काट दीजिए शुरू से और 2 को क्या कर दीजिए लास्ट से काट दीजिए, क्या बचा बीच में 10। तो ये 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या इसका माध्यक क्या हो जाएगा 10। यहीं पर अगर सम संख्या वाला होता तो बीच में 2 ठो रखते हैं, ठीक है। सम संख्या 2 होता है ना, याद रखिएगा, तो बीच में 2 ठो रखते हैं और उसको 2 से भाग कर देते, वही हमारा क्या हो जाता, माध्यक हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न और हैं, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो 23वां प्रश्न को देखिए क्या है कि कोई एपी है, ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 7, 30वां पद निकालना है। सीधा सीधा बात है, ए 30 बराबर कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी, 29 डी। सिंपल सा सवाल है, जब भी ए और डी पता रहे तो, ठीक है। ए का मान कितना है 5 है, प्लस 29 डी, डी का मान कितना है हमारा 7 है। तो 29 इंटू 7 कर देंगे। तो गुना कीजिए आप, फटाफट गुना कीजिए। 63 का 3 हो जाएगा 6, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, 203 और ये कितना हो जाएगा 208। कितना आंसर हो जाएगा मेरा 208 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा 208 आंसर हो जाएगा। 208 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं देख रहे हैं हम, मतलब एक ऑप्शन को ए नंबर जो ऑप्शन है उसको 8 बना दीजिए 5 को, तो क्या होगा 208 इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसी कोण का पूरक कोण, कोई कोण है, ठीक है, कोई कोण है, मान लीजिए वो कोण क्या है x है, ठीक है। इसका जो पूरक कोण होगा, पूरक क्या होता है, 2 कोण मिलके 90 होता है, ठीक है। 2 कोण मिलके कितना होता है 90, ठीक। तो एक कोण पता है हमको x, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस x होगा, ठीक है। इसका पूरक कोण, ठीक है, किसी कोण का पूरक उसके दुगने से, मतलब इसके दुगने से, ठीक है, ये जो कोण था इसका दुगना से 10 डिग्री कम है। कितना डिग्री कम है 10 डिग्री क्या है कम है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ये इधर आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा, और ये चला जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो कोई कोण है, उस कोई कोण x है, इसका पूरक क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा साथियों, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि किसी कोण का पूरक उसके दुगने से, मतलब इसके दुगने से 10 कम है। जो पूरक है ना वो 10 क्या है कम है, बस यही तो पूरक है ना। ये जो है जो कोण था, ये 2x कोण था ना, ये x कोण था, जो x था वो कोण था, उसका पूरक कोण जो 90 माइनस x है, पहले वाले कोण का दुगना से 10 कम है। तो देख लीजिए आप, तो 3x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, उधर कितना बच जाएगा हमारा, उधर देखिए कितना बच जाएगा हमारा 90 माइनस 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 80/3। इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए सॉल्व करके कितना आ जाता है, 25 लगभग 25 डिग्री के आसपास हो जाएगा पॉइंट में, जो एग्जैक्ट मान इसका नहीं है, ठीक है। तो 25 डिग्री वाला ऑप्शन हम लोग मान के क्या करेंगे निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है। 25वां प्रश्न को देखते हैं क्या है। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, और 45 मिनट में कितना दूर जाएगा वो, 45 मिनट में वो आदमी कितना दूर जाएगा। तो देखिए
4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 60 मिनट में, घंटा को मिनट बना दिए, 60 मिनट में वो, और किलोमीटर को भी क्या कर दीजिए भाई, किलोमीटर को भी क्या कर दीजिए, मीटर बना दीजिए, 4000 कर दिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में वो कम चलेगा, 1 मिनट में क्या होगा, कम चलेगा, और जाना कितना है उसको, 45 मिनट तक। कितना मिनट, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से फिर काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000, मतलब 3 गुना 1000, 3000, 3000 बराबर कितना किलोमीटर भाई, 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये आज का जो था आखिरी सवाल था। तो आप लोग को बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सेशन तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह का जो है सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ठीक है साथियों। बढ़िया से मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।